हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके चैनल क्विक फार्मा में। अब आप सोच रहे होंगे क्विक फार्मा, पहले तो मैंने फार्मेसी कोर्स बोला था। तो एक्चुअली मैंने अपना यूट्यूब का बैनर चेंज किया है, तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए। अब क्विक फार्मा ही रहेगा। तो आप लिंक तो ऐसे भी आपने डिस्क्रिप्शन में देख ली होगी, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। बस मैंने नेम चेंज किया है, मीन्स बैनर चेंज किया है, बाकी सब कुछ सही है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, मैंने सेल के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया था, सेल के पार्ट्स के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म के फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल डिवीजन के बारे में, वो भी एक ब्रीफ डिस्क्राइब मैं करूँगी। आप लोग उसको पढ़िएगा ध्यान से, और इसमें जितने भी डायग्राम्स है प्लीज़ आप उन्हें अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और उसमें मैंने कुछ डेफिनेशंस भी मेंशन की हैं, एक एक दो दो नंबर वाली, एक एक नहीं, दो नंबर वाली, जो कि 2 मार्क्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे आपके लिए, तो आप उन्हें भी पढ़ लीजिएगा। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल के बारे में। जैसे मैंने पहले ही सेल के बारे में बात कर चुकी हूँ, बट फिर भी एक बार फिर से रिव्यू कर देती हूँ कि सेल की डेफिनेशन क्या है। तो जैसे कि सेल की डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा कि सेल होता क्या है, अगर आपने पिछली वीडियो में पढ़ा होगा। तो सेल जो हमारा होता है वो बहुत हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, मीन्स सबसे छोटी इकाई होती है। इसको हम कोशिका भी कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका होती है हमारी बॉडी की, जिससे मिलके हमारी टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से हमारा ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम, एंड सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी बनते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेल की 2 टाइप्स होते हैं, इनके बारे में। सबसे पहला होता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल एंड दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करते हैं, तो जो हमारा पूरा सेल है, अगर वो पूरा डेवलप नहीं हुआ है, जिसमें न्यूक्लियस ऑर्गेनल्स सब कुछ प्रेजेंट होता है, अगर वो फुली डेवलप नहीं हुआ होता है, उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और इसमें जो न्यूक्लियस है वो भी हमारा लेस डेवलप्ड होता है। मीन्स जो हमारा सेल है, अगर वो आधा अधूरा डेवलप्ड है या बिल्कुल है ही नहीं, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बता देती हूँ, बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया वगैरह में हमारे प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं, इनको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ये आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये 2 मार्क्स में आ सकता है। दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल जो है, इसमें जो हमारे न्यूक्लियस होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, ये फुली डेवलप्ड होते हैं। दीज सेल्स आर फुली डेवलप्ड, दे हैव डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स। मीन्स ये जो सेल्स होते हैं, इसमें पूरा हमारा डेवलप्ड होता है, ऑर्गेनल्स भी एंड न्यूक्लियस भी। जैसे कि मैं बना के दिखाती हूँ। जैसे कि ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो हमारा न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस है, साइड क्रोमेटिन है, सब कुछ ये ऑर्गेनल्स जो होते हैं, ये इसमें सब कुछ क्या होते हैं? डेवलप्ड होते हैं, जिसको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। फिर से आप एक बार पढ़ लीजिए। प्रोकैरियोटिक सेल में मीन्स इसमें न्यूक्लियस ऑर्गेनल्स कुछ भी फुली डेवलप नहीं होता है। यूकैरियोटिक सेल में जिसमें हमारा न्यूक्लियस ऑर्गेनल्स और जितने भी चीज़ें होती है वो फुली डेवलप्ड होती हैं। एग्जाम्पल के मैं बता देती हूँ, जैसे कि प्लांट है, फंजाई है, एनिमल्स हैं, ये सारी चीज़ें यूकैरियोटिक में आती हैं। और हम जो ह्यूमन सेल है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही आता है। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि ह्यूमन सेल क्या किसके अंडर में आता है, तो आप बता दीजिएगा यूकैरियोटिक सेल में आता है। ओके, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ सेल के बारे में। फंक्शंस ऑफ सेल, तो फंक्शन ऑफ सेल के बारे में अगर जैसे हम बात करते हैं, तो सेल का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में, इसमें हम उसके बारे में बात करते हैं। मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस अक्रॉस दिस सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सेल्स के फंक्शन के बारे में, तो जो सेल देखते हैं, इसमें सेल्स में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। इसमें वेरियस फंक्शंस होते हैं वैसे तो, लेकिन सबसे पहले आ जाता है सेल जैसे कि एक उसका मेन काम होता है, जैसे कि मूवमेंट करने का काम होता है। जैसे कि हमारा कोई सब्सटेंस है, उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कराता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेल, फंक्शन ऑफ सेल।
अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा फॉलोइंग फंक्शंस जो हैं, जैसे कि इसमें सेल्स मैंने मेंशन किया हुआ है, तो एक सेल से दूसरे सेल, दूसरा सेल से तीसरा सेल, तीसरा से चौथा, ऐसे ही कर करके हमारे क्या होते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में मूव हुआ करते हैं। अब हम बात करते हैं फॉलोइंग फंक्शंस के बारे में, जो इनके मेन फंक्शंस हैं। जैसे कि सबसे पहला आ जाता है हमारा इंजेशन एंड एसिमिलेशन। अगर हम आपको इंजेशन का मतलब हिंदी में नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। इंजेशन का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का कंजप्शन, किसी भी सब्सटेंस को कंज्यूम करना बाय एन ऑर्गेनिज्म। एंड एसिमिलेशन का मतलब होता है मिलाना या कुछ एब्जॉर्व होना। तो जो सेल होता है वो केमिकल सब्सटेंस को कंज्यूम करता है, जैसे कि अमीनो एसिड हो गए। हमारा जो अमीनो एसिड होता है वो उसको एब्जॉर्ब करता है। अब बात करते हैं ग्रोथ एंड रिपेयर की, जो कि हमारा दूसरा फंक्शन है सेल का। इसमें जो ग्रोथ एंड रिपेयर में अगर हम बात करते हैं तो सेल में जो इंजेक्शन का मटेरियल है, जो सेल ने कंज्यूम किया हुआ है, मतलब जो सेल कंज्यूम करता है जिस भी सब्सटेंस को, वही सब्सटेंस नए प्रोटोप्लाज्म की सिंथेसिस करता है। मींस जो भी इंजेस्टेड मटेरियल होता है वो क्या करता है, प्रोटोप्लाज्म की न्यू सिंथेसिस को कंज्यूम करता है। उसके बाद जो नए प्रोटोप्लाज्म होते हैं उसकी सिंथेसिस में हेल्प करने का काम करता है। प्रोटोप्लाज्म उसे कहते हैं जिसमें हमारे साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, कुछ ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। ये प्रोसेस हमारी हेल्प करती है सेल को ग्रो करने में या फिर उसके साइज़ को ग्रो करने में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म भी एक फंक्शन होता है हमारे सेल का। अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो इसमें हमारे दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है हमारा एनाबॉलिज्म एंड दूसरा होता है हमारा कैटाबॉलिज्म। अब अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो ये दो प्रोसेस को इंक्लूड करें, जैसे कि एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। पहला है हमारा एनाबॉलिज्म, दूसरा है कैटाबॉलिज्म। सबसे पहले बात करते हैं एनाबॉलिज्म की। इसमें जो कंज्यूम फूड होता है वो सेल की ग्रोथ में हेल्प करता है। मतलब जो कंज्यूम फूड होता है वो क्या करता है, सेल की ग्रोथ में एंड उसके साइज़ में हेल्प करता है, डेवलप करता है, एंड सेल को रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। दूसरा है हमारा कैटाबॉलिज्म। इसमें जो खाना होता है, मीन्स जो फूड मटेरियल होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होने के बाद ये एनर्जी रिलीज़ करता है, जिससे कि हमारे सेल को एनर्जी मिल सके, जिससे कि वो कई सारे फंक्शंस में हेल्प कर सकता है। एनर्जी मिलने की वजह से वो कई सारे फंक्शंस को करता है। अब बात करते हैं हम रेस्पायरेशन की। रेस्पायरेशन तो आप सबने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी इसके बारे में हम बात करते हैं। रेस्पायरेशन का मतलब होता है, जैसे कि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है मीन्स ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स में ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड में एंड फिर टिश्यूज़ में। एंड इसके थ्रू ये जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है, लाइक जैसे कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसको एलिमिनेट करने में हेल्प करता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे सेल के सर्वाइवल के लिए, जिससे कि हमारा जो सेल है वो सर्वाइव कर सके। अब हम आ जाते हैं एक्सक्रीशन में। एक्सक्रीशन के नाम से आप लोग जान पा रहे होंगे, आपको लोगों को पता चल रहा होगा कि किसी भी चीज़ का एलिमिनेशन होना या फिर निकल जाना। तो जो हमारा सेल होता है वो क्या करता है, कैटाबॉलिज्म में जो प्रोसेस हो रही है, मींस जो भी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, उसके बाद हमारा क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, एलिमिनेट। जितना भी हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन के नाम से पता चल रहा होगा किसी चीज़ का कोई चीज़ रिप्रोड्यूस हो रही है, मीन्स एक से दो बन रही है। तो जो हमारा सेल अपने एक परफेक्ट साइज़ में हो जाता है, जब वो रिप्रोड्यूस होने लगता है, मीन्स डिवाइड हो जाता है डॉटर सेल में। जैसे कि स्मॉल सेल अगर जब वो बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे वो एक ऑप्टिमल साइज़ तक पहुंच जाता है, जिसके बाद वो डॉटर सेल्स के फॉर्म में
फॉर्म करना, मतलब जो सेल होता है वो अगर ऑप्टिमल साइज में पहुंचने के बाद वो क्या करता है, डॉटर सेल्स को फॉर्म करता है। फॉर्म करने के बाद और उसी रिप्रोडक्शन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मिटोसिस एंड मियोसिस कहते हैं। मिटोसिस एंड मियोसिस के थ्रू ही ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है। चलिए अब हम बात करते हैं सेल डिवीजन के बारे में, जो कि हमारा दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक हमारा कवर हो चुका है, फंक्शन ऑफ सेल। अब हम बात करते हैं सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन का आप ये चार्ट देख रहे होंगे, ये हमारा चार्ट है। सेल डिवीजन जो हमारा होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला हमारा आ जाता है मिटोसिस एंड सेकंड होता है मियोसिस। ओके। जो हमारा मिटोसिस होता है वो 2 डॉटर सेल्स को डिवाइड करता है और जो मियोसिस होता है वो 4 डॉटर सेल्स को डिवाइड करता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप पढ़ लीजिएगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। मे बी आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप फुल वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिटोसिस में हमारे चार पार्ट्स होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कहते किसे हैं, मतलब उसकी डेफिनेशन के बारे में। तो डिवीजन से आपको पता चल रहा होगा कि किसके बारे में बात हो रही है। मींस जो सेल है वो डिवाइड होते हैं जिससे कि हमारा न्यू सेल फॉर्म हो सके, जिससे कि न्यू सेल जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अब डेफिनेशन के बारे में, जो कि सेल डिवीजन में जो मींस जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड हो जाता है। मींस जो पेरेंट सेल है वो अपने जैसे 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स को फॉर्म करता है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये सबसे पहले ये देखते हैं, ये हमारा स्मॉल सेल है, जो छोटा सा सेल है। ये धीरे धीरे ऑप्टिमल साइज़ तक बढ़ता है, मतलब ग्रो होता है। जैसे कि हम छोटे बच्चे होते हैं तो धीरे धीरे ग्रो होते हैं, तो एक हमारा ऑप्टिमम साइज़ बन जाता है। जैसे कि स्कूल से छोटे बच्चे होते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, स्कूल से कॉलेज, फिर हम एक एज में ऐसे आ जाते हैं जिससे कि हम फुल हमारी जो बॉडी होती है वो एकदम ऑप्टिमल साइज़ तक पहुँच जाती है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमारा सेल है, ये ग्रो होते होते एक ऑप्टिमल साइज़ तक पहुंच जाता है। उसके बाद जो हमारे जो पेरेंट सेल होते हैं ये हमारे 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में इसी को जो पेरेंट सेल होता है, जब वो 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया। फिर अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा है मिटोसिस। इसको हम ब्रीफली एकदम पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि सेल डिवीजन की प्रोसेस को कहते क्या हैं और ये कैसे होती है। नॉर्मली मैं आपको समझा रही हूँ सबसे पहले कि जो एक मेल का स्पर्म आता है, फिर फीमेल का एग, फिर एक जायगोट फॉर्म होता है जो कि सबसे इनिशियल फेज़ पे होता है। फिर जायगोट के बाद जो बेबी डेवलप होता है एंड फिर ग्रो करता है, जिससे कि सेल डिवीजन हमारा होता है। मतलब जो सेल डिवीजन है वो हमारा एक प्रोसेस से होता रहता है। इन्हीं पूरी प्रोसेस को हम क्या हमारा प्रोसेस में क्या आ जाता है, मिटोसिस एंड मियोसिस। कैसे आता है इसको जानते हैं यहाँ पर। अब हम देखो, जो हमारा मिटोसिस होता है, अगर हम जैसे कि हमें एक न्यू बॉर्न बेबी डेवलप करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम को। रुकिए एक सेकेंड। ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, जैसे कि कोई एक बेबी को डेवलप करना है तो सबसे पहले क्या है, जो मेल आता है एंड फीमेल आता है। उसके बाद मेल से हम स्पर्म लेते हैं एंड फीमेल से क्या लेते हैं, एग। इसमें बात हो रही है क्रोमोसोम्स की, मीन्स जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए। तो यहाँ पे मेल का बनता है स्पर्म एंड फीमेल का बनता है एग। तो यहाँ पे दोनों आपस में क्या बनाते हैं, जायगोट फॉर्म करते हैं। और यहाँ पे हमारा बन जाता है 2n, मीन्स फुली क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। तो ऐसे ही सेल ग्रो होते रहते हैं एंड हमारी पूरी बॉडी ग्रो करती रहती है एंड जायगोट के बाद नॉर्मल प्रोसेस चलती रहती है। मैं बता देती हूँ आपको कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो हमने आपको पहले बताया था, मीन्स जैसे कि पहले हमने आपको यहाँ पे बताया था कि जो पेरेंट सेल होते हैं वो 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल को
डिवाइड करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं, इसको हम मिटोसिस कहते हैं। और यहाँ पे हम देख लेते हैं उसको क्या कहते हैं, मिटोसिस कहते हैं। जो तो मिटोसिस का मीन्स जो होता है, नॉर्मली अगर हम देख लेते हैं तो मीन्स जैसे कि जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, बाकी वो जब वो बाकी सेल्स को इंक्रीज़ कर देते हैं, मीन्स बढ़ा देते हैं, तब हमारी एक पूरी, दिख नहीं रहा होगा आप लोग, एक सेकेंड, हाँ, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो सेल्स को नंबर्स में इंक्रीज़ कर देते हैं, मीन्स बढ़ा देते हैं, तो हमारी जो पूरी ह्यूमन बॉडी है वो बन के तैयार हो जाती है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मिटोसिस बोलते हैं। इस चीज़ को हम मिटोसिस बोलते हैं। उसके बाद इसका जो इसमें जो ये एक सेल होता है वो 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है, जो 2 सेल होते हैं वो 4 सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो 4 सेल होते हैं वो 8 सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मिटोसिस कहते हैं। अब हम देख लेते हैं मिटोसिस को हम एक 2 और नेम से जानते हैं। एक सबसे पहले हमारा है एम फेज, दूसरा है हमारा माइटोटिक फेज। ये एक एम फेज के नाम से भी जानते हैं और मिटोटिक फेज के भी नेम से जानते हैं। इन्हें सोमैटिक सेल भी कहते हैं। जब सोमैटिक सेल अपने नंबर्स को बढ़ा देते हैं तो इन्हें हम मिटोसिस कहते हैं। मीन्स जो सोमैटिक सेल होते हैं अगर ये नंबर्स में इंक्रीज़ हो जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, मिटोसिस को कहते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी सेम होते हैं। तो जो मिटोसिस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, काइरोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। काइरोकाइनेसिस के 4 पार्ट्स होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टी। काइरोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन यहाँ पर मतलब हो चुका है। काइरोकाइनेसिस का मतलब होता है जो हमारा जो न्यूक्लियस होता है इसका डिवीजन हो चुका है। और साइटोकाइनेसिस में कुछ ऐसा नहीं है, मतलब कि जो मतलब साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्मा एंड काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। ऐसे ही सेम हमारा ये काइरोकाइनेसिस है। काइरो का मतलब होता है न्यूक्लियस एंड काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो चलिए अब हम एक एक करके इन फेजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला हमारा फेज़ आता है प्रोफेज, जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंड इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है। तो इसमें जो सेंट्रोसोम्स होते हैं, इस प्रोफेज में जो सेंट्रोसोम्स होते हैं वो दो फेजेस में बढ़ जाते हैं, मीन्स डिवाइड हो जाते हैं 2 नए सेंट्रोसोम्स में। क्योंकि मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। ये हमारा आ जाता है प्रोफेज, जो कि इसमें जो हमारे सेंट्रोसोम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, 2 फेजेस में डिवाइड हो जाते हैं, जिससे कि ये जो हमारे सेंट्रोसोम्स है ये 2 फेजेस में डिवाइड होने के बाद ये दोनों एक दूसरे से थोड़े डिस्टेंस पे आ जाते हैं। जिसके बाद ये डिस्टेंस पे आने के बाद 2 पोल बना लेते हैं न्यूक्लियस में ही। आप देख सकते हैं डायग्राम में। ये जो सेंट्रोसोम्स है, फिर से मैं बता रही हूँ, ये जो सेंट्रोसोम्स होते हैं वो 2 फेजेस में बढ़ जाते हैं, एक ये और एक ये, मीन्स डिवाइड हो जाते हैं 2 नए सेंट्रोसोम्स में, और वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, मतलब थोड़ा डिस्टेंस पे, देख सकते हैं आप यहाँ डिस्टेंस पे हैं। मीन्स उसके बाद ये हमारा न्यूक्लियस है, क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेटाफेज के बारे में। ये हमारा मेटाफेज है जो कि सेकेंड फेज़ है काइरोकाइनेसिस का। मेटाफेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो हमारी न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है। फिर जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेल के सेंटर में जाके अरेंज हो जाते हैं, मीन्स ये सेंटर में जाके अरेंज हो जाते हैं, मीन्स पूरा क्रोमेटेड जो होता है वो क्रोमेटेड बना देते हैं। फिर यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में जाके लग जाते हैं, मीन्स ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है आपको दिख रहा होगा उसमें जाके अटैच्ड हो जाते हैं। फिर ये पोल्स में, मतलब जो अलग अलग पोल्स में जाके फिर डिवाइड हो जाते हैं। फिर जो हमारे सेंट्रोसोम्स हैं वो सेल के अपोजिट साइड होता है, एंड क्रोमोसोम्स मेटाफेज में जाके लाइंड हो जाते हैं। लाइंड मीन्स ये जो लाइन बनी हुई है इसमें जाके लाइंड हो जाते हैं, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, मेटाफेज कहते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। अब हम बात करते हैं एनाफेज की।
एनाफेज जो है वो हमारे कायरोकाइनेसिस का थर्ड फेज है। हम थर्ड फेज की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एनाफेज। तो एनाफेज में देखते हैं तो इसमें जो क्रोमोसोम्स है वो लॉन्गिट्यूडनल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। फिर ये 2 पोल्स में दूर दूर मूव हो जाते हैं, मीन्स थोड़ा डिस्टेंस में। ये 2 पार्ट में डिवाइड होकर दूर दूर मूव हो जाते हैं डिस्टेंस में। फिर जो सेंट्रोसोम्स में जाके खुद ही अरेंज हो जाते हैं। ये डिवाइड होने के बाद जो ये सेंट्रोसोम्स है इसमें जाके अरेंज हो जाते हैं, मीन्स अटैच हो जाते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है। ये इसको हम क्या कहते हैं? एनाफेज कहते हैं। अब हम बात करते हैं टीलोफेज की। टीलोफेज ये माइटोसिस की लास्ट स्टेज होती है। जब क्रोमोसोम्स हाफ ऑफ हो जाएंगे तब फिर से ये इंडिविजुअली डीकंडेंस हो जाते हैं, मीन्स डीकंडेंस होने के बाद होने लगते हैं। और फिर टीलोफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये रीअपियर हो जाती है, और इसमें जो भी अदर ऑर्गेनल्स हैं ये भी रीअपियर होने लगते हैं, और भी जो 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी फॉर्म्ड होने लगते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? टीलोफेज कहते हैं। अब बात कर लेते हैं साइटोकाइनेसिस मीन्स। मैंने आज जैसे आपको पहले बताया, साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्मा, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो साइटोप्लाज्मा की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो साइटोप्लाज्मा है ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फिर डिवाइड होके ये 2 डॉटर सेल्स को बना देगा। ये हमारा जो साइटोप्लाज्मा है ये 2 सेल्स में डिवाइड होता है, उसके बाद क्या बना देता है? 2 डॉटर सेल्स बना देता है। अब हम बात करते हैं मियोसिस की। जो हमारा पहले हमने मिटोसिस की बात की, अब हम बात करते हैं मियोसिस की। अब हम बात करेंगे इसकी। तो मिटोसिस में सिंपली इसको हम आपको डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। जैसे कि मियोसिस है, इसमें हम मेल का स्पर्म लेते हैं, फीमेल का ओवम लेते हैं, जिससे कि हमारा जायगोट फॉर्म होता है। जायगोट फॉर्म होने के बाद हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी फॉर्म हो जाती है। जो जायगोट से लेकर ह्यूमन बॉडी तक का जो प्रोसेस होता है उसको हम माइटोसिस कहते हैं। एंड जो ये वाली जो प्रोसेस होती है इसको हम मियोसिस कहते हैं। इसमें जो हमारे सेल्स होते हैं वो डीएनए रेप्लिकेट्स होते हैं जो कि इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। इसको हम मियोसिस कहते हैं। 2n मीन्स ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो फुली क्रोमोसोम्स होते हैं, जिससे कि हमारा ह्यूमन बन जाता है। अब मिटोसिस में देखते हैं। मिटोसिस में जैसे इसमें जो पेरेंट सेल होता है वो डीएनए रेप्लिकेट्स होने के बाद ये 2n मीन्स फर्स्ट मियोसिस में ये 2 सेल्स बन जाते हैं, 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं, जैसे कि एक ये सेल है और एक ये सेल है। तो यही दोनों डॉटर सेल्स जो हैं ये 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट मियोसिस प्रोसेस में 2 डॉटर सेल बनते हैं, मीन्स 2n, और सेकेंड मियोसिस प्रोसेस में 4 डॉटर सेल बनते हैं। इन्हीं दोनों डॉटर सेल में एक में 2 बन जाता है और एक में 2, मीन्स ये 4 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और भी मैं इसके आगे की वीडियो अपलोड करती रहूँगी, लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत ही जल्दी एक न्यू वीडियो बना के अपलोड करूँ। थैंक यू सो मच।